तो आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं जो साइकोलॉजिकल हॉरर का इस्तेमाल करके इंसानी जज्बातों की बहुत ही गहरी पड़ताल करती है। इसका अंदाज आपको एडगर एलन पो की याद दिलाएगा। तो चलिए इसके विश्लेषण में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बस इस एक लाइन से, जो सुनते ही एक रहस्यमयी और एक गंभीर सा माहौल बना देती है। एक पुराना घर और उसमें एक दरवाज़ा, और यही दरवाज़ा हमारी इस पूरी कहानी का केंद्र बनने वाला है। अच्छा, कहानी की जो बुनियाद है वो हॉरर के जाने पहचाने नियमों पर ही रखी गई है। मतलब एक पुराना घर, एक बंद दरवाज़ा और एक चेतावनी, ये सब हमें तैयार करता है एक पारंपरिक डरावनी कहानी के लिए। पर जैसा मैंने कहा, यहां कुछ अलग होने वाला है। तो कहानी का मेन कैरेक्टर है मार्क। उसे विरासत में अपने दादाजी का पुराना घर मिला है, और इसी घर में है एक ऐसा दरवाज़ा जो कभी नहीं खुलता, और उससे जुड़ा है एक बहुत ही खास नियम। दादाजी का हुक्म एकदम साफ और सीधा था। कोई वजह नहीं बताई गई, बस एक सख्त मनाही। और बस यही मनाही कहानी में टेंशन का पहला बीज बो देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक मामूली से दरवाजे में ऐसा क्या खास था? उसे इतना मना क्यों किया गया? बस यही वो मोड़ है जहां कहानी क्या से हटकर क्यों पर अपना ध्यान लगाना शुरू करती है, और यहीं से हमारा असली विश्लेषण शुरू होता है। तो अब आता है कहानी का पहला बड़ा मोड़, फुसफुसाहटों का सुनाई देना। लेकिन ये फुसफुसाहटें वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी हम उम्मीद करते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आवाज किसी भूतिया खतरे जैसी नहीं है। नहीं, कहानी इसे एक बिल्कुल शुद्ध इंसानी एहसास की तरह पेश करती है। ऐसा लगता है मानो किसी ने अपनी भावनाओं को ही आवाज दे दी हो। पहली फुसफुसाहट जो सुनाई देती है वो कोई धमकी नहीं, बल्कि एक गुहार है, एक आवाज जो रुकने के लिए कह रही है। फिर दूसरी फुसफुसाहट, ये उस एहसास को और भी गहरा कर देती है। ये एक बेताब पुकार है, किसी का साथ पाने की चाहत। और फिर तीसरी फुसफुसाहट के साथ ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये जो हॉन्टिंग है ये डराने के लिए नहीं है, ये तो बस किसी का साथ पाने की एक तड़प है। तो अब हम आते हैं कहानी के साइकोलॉजिकल सेंटर पर। मार्क का इस हॉन्टिंग के प्रति जो रवैया है वो बिल्कुल असामान्य है, और यही इस कहानी का सबसे जरूरी पहलू है। कहानी यहां पर हॉरर की सारी परंपराओं को तोड़ देती है। देखिए, जहां डर होना चाहिए था वहां है उदासी, जहां आतंक होना चाहिए था वहां है करुणा, और भागने की बजाय मार्क वहां मौजूद रहने का फैसला करता है। ये जो फिजिकल एहसास है ये मार्क के बदलाव को और पक्का कर देता है। उसे अब डर नहीं बल्कि एक जुड़ाव महसूस हो रहा है। ये लकड़ी की ठंडक नहीं बल्कि जैसे किसी की मौजूदगी की गर्मी हो। कहानी का जो अंत है वो किसी बड़े रहस्य के खुलने से नहीं होता, बल्कि एक शांत और भावनात्मक सुकून से होता है, जो इसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। सबसे जरूरी बात यह है कि मार्क दरवाजा खोलने या कोई जांच पड़ताल करने की कोशिश ही नहीं करता। वो बस हर रात वहां बैठता है और अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। ये एक धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया थी। क्लाइमैक्स कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे अपनी मौजूदगी के जरिए दर्द को शांत करना था। एक हफ्ते तक ये सिलसिला चला और फिर खामोशी छा गई। फुसफुसाहटें बंद होने के बाद मार्क जो करता है वो बहुत मायने रखता है। वो पाता है कि दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है, लेकिन वो अंदर नहीं देखता। वो उसे और खोलने की कोशिश भी नहीं करता। वो बस इस नई शांति को स्वीकार कर लेता है। वो समझ जाता है कि रहस्य को सुलझाने की नहीं, बस स्वीकार करने की जरूरत थी। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष पर, जो ये बताता है कि दरवाजे के पीछे का वो भूत असल में था कौन। ये फुसफुसाहटें असल में अकेलेपन का ही एक रूपक थीं। एक ऐसी गहरी मानवीय भावना जिसे जब अनसुना कर दिया जाता है तो वो एक भूत की तरह हमें सताने लगती है। कहानी की ये आखिरी लाइन इस पूरे विश्लेषण का सार है। ये एक ऐसा विचार है जो जहन में रह जाता है कि शायद सबसे बड़ा डर अलौकिक नहीं बल्कि पूरी तरह से मानवीय है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छुड़ जाती है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मार्क के बारे में नहीं है, ये हम सबके बारे में है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगियों में ऐसे कौन से बंद दरवाजे हैं जिनके पीछे की फुसफुसाहटों को हम नजरअंदाज कर रहे हैं।